हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज सर। हम पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट में बायोक्रॉप्स में हमने कल्टीवेशन ऑफ ओनियन एंड कल्टीवेशन ऑफ गार्लिक पढ़ लिया था। आज हम बायोक्रॉप्स के बाद बात करेंगे कुकुरबिट्स की या कद्दू वर्गीय सब्जियों में। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो हमारी फर्स्ट क्रॉप्स है वो क्या है? बीटर गार्ड या करेले की खेती। ठीक, तो कल्टीवेशन ऑफ बीटर गार्ड, आज हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ बीटर गार्ड या करेले की खेती के बारे में। ठीक, आइए बात करते हैं। अगली क्रॉप है हमारी कल्टीवेशन ऑफ बीटर गार्ड। कल्टीवेशन ऑफ बीटर गार्ड या हिंदी में करेला की खेती। ठीक, अगली क्या कौन सी क्रॉप है? कल्टीवेशन ऑफ बीटर गार्ड या करेला की खेती। तो बीटर गार्ड में या करेले खेती में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में। ठीक, आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो बीटर गार्ड का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बॉटनिकल नेम, बीटर गार्ड का बॉटनिकल नेम होता है मेमोर्डिका चेरेंसिया। ठीक, बीटर गार्ड का बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेमोर्डिका चेरेंसिया। फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। चूंकि कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती हैं, जो भी भूमि पर फैल कर बढ़ने वाली सब्जियां होती हैं, वो सारी की सारी कुकुरबिटेसी फैमिली में आती हैं या कुकुरबिटेसी परिवार में आती हैं। तो इसकी फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर क्रोमोजोम जो पाए जाते हैं वो करेले में पाए जाते हैं 22, और उत्पत्ति स्थान इसका है ओरिजिन प्लेस में अफ्रीका एंड चाइना। ठीक, ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान में अफ्रीका और चाइना दोनों को ही हम करेले का उत्पत्ति स्थान मानते हैं। ठीक, तो ये हो गया कल्टीवेशन ऑफ बीटर गार्ड में क्लासिफिकेशन। बीटर गार्ड का बॉटनिकल नेम मेमोर्डिका चेरेंसिया, फैमिली कुकुरबिटेसी, क्रोमोजोम नंबर 22 पाए जाते हैं, और उत्पत्ति स्थान जो है वो है अफ्रीका और चाइना। दोनों को ही हम बीटर गार्ड या करेले का उत्पत्ति स्थान मानते हैं। ठीक, अब क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस या महत्व की। करेले का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो अगला होगा इम्पॉर्टेंस या महत्व। इम्पॉर्टेंस या महत्व में अगर हम बात करें बीटर गार्ड या करेले की क्या महत्व क्या है, चूँकि आप जानते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियां, जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, चाहे कद्दू, लौकी, तुरई, खीरा, ककड़ी या करेला आदि जो भी सब्जियां हैं, इन सब्जियों में करेले का प्रमुख स्थान है। चूँकि करेले की खेती ग्रीष्म ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख सब्जी है, ग्रीष्म ऋतु में या गर्मियों में करेला प्रमुख रूप से हमको अवेलेबल होता है या उपलब्ध होता है, और गर्मियों की सब्जी में करेले का प्रमुख स्थान है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी करेले का प्रमुख स्थान है, और जो ये है वो ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख सब्जी है, जो कि शीतल एवं दस्तावर होती है। मधुमेह रोगियों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद होती है। पेट या कब्ज की बीमारी भी जिनको होती है उनके लिए भी यह बहुत ही लाभप्रद होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी एवं खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तथा रक्त विकार, पीलिया आदि रोगों के लिए भी करेला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो इम्पोर्टेंस में अगर हम बात करें तो करेला क्या है? अगर करेले का महत्व पूछे तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में करेले का प्रमुख स्थान, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या? कद्दू वर्गीय
सब्जियों में, कद्दू वर्गीय सब्जियों में करेले का प्रमुख स्थान है तथा ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख सब्जी होती है। ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख सब्जी है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में यह आसानी से हमको उपलब्ध होती है। ठीक, आगे क्या होता है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में करेले का प्रमुख स्थान है तथा ग्रीष्म ऋतु की क्या है, ये प्रमुख सब्जी है, जो यह क्या होता है, जो शीतल एवं दस्तावर होती हैं। करेला क्या होता है, शीतल एवं दस्तावर होता है। आगे मधुमेह रोगियों के लिए मधुमेह रोगियों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद होता है। बहुत ही मधुमेह रोगियों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद होता है। आगे इसमें विटामिन ए, बी, सी तथा खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, करेले में विटामिन ए, बी तथा खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आगे रक्त विकार तथा पीलिया के रोगियों के लिए यह बहुत लाभप्रद होता है। ठीक, किसके लिए, रक्त विकार या ब्लड प्यूरिफायर के लिए तथा जिन व्यक्तियों को या जिन मनुष्यों को पीलिया रोग होता है उसके लिए भी यह बहुत ही लाभप्रद होती है। ठीक, तो करेले का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि करेला कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रमुख स्थान रखता है और ग्रीष्म ऋतु की यह मुख्य सब्जी है। ग्रीष्म ऋतु में हमको आसानी से ये उपलब्ध रहती है, जो कि शीतल एवं दस्तावर होता है। मधुमेह रोगियों के लिए भी यह बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है, जो कि मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी तथा खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ रक्त विकार एवं पीलिया रोगियों के लिए भी यह बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। ठीक, तो ये हो गया करेले का इम्पोर्टेंस। ठीक, तो पहला क्लासिफिकेशन, उसके बाद इम्पोर्टेंस या महत्व के बाद अब हम बात करेंगे क्लाइमेट या जलवायु की। ठीक, करेले की खेती हम किस प्रकार की जलवायु में करते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंस के बाद अगला है क्लाइमेट। क्या है, क्लाइमेट या हिंदी में जलवायु। ठीक, क्लाइमेट या जलवायु, करेले की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है या किस प्रकार की क्लाइमेट में हम करेले की खेती करते हैं। ठीक, तो करेले की खेती अगर हम बात करें करेले की, तो करेला जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में तथा वर्षा ऋतु में, दोनों ऋतुओं में इसकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। यह विभिन्न तापक्रम पर भी इसकी खेती हम कर सकते हैं। पाले से इसकी फसल को नुकसान होता है, इसीलिए हम इसको शीत ऋतु में नहीं उगाते हैं, क्योंकि पाला इसकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु, या एक तरह से आप कहें खरीफ तथा, अगर बात करें खरीफ में, वर्षा ऋतु में तथा जायद ऋतु में, दोनों की प्रमुख फसल है करेला। किसमें, वर्षा ऋतु में तथा ग्रीष्म ऋतु में, दोनों ऋतुओं की जो है यह प्रमुख फसल है। दोनों ऋतुओं में हम इसको आसानी से उगा सकते हैं। ठीक, तो क्लाइमेट में हम क्या लिखेंगे कि जो करेला है
वो हो। इसके लिए किसी भी तापक्रम में करेले की खेती हम कर सकते हैं। यह गर्म एवं नम जलवायु की प्रमुख फसल है। इसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक, अगर लिखें जलवायु में तो लिखेंगे तो करेला ग्रीष्म, या आप लिख सकते हैं तो गर्म एवं नम जलवायु की प्रमुख, करेला गर्म एवं नम जलवायु की प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु, इसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु को, किसमें, बीटर गार्ड या करेले में विभिन्न प्रकार की जलवायु को सहन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। आगे, पाले से इसकी फसल को काफ़ी हानि होती है। ठीक, पाले से इसकी फसल को काफ़ी हानि होती है, इसीलिए हम इसकी खेती शीत ऋतु में या रबी के सीजन में नहीं करते हैं। आगे, खरीफ एवं जायद, ठीक, खरीफ में या वर्षा ऋतु में एवं जायद में मीन्स ग्रीष्म ऋतु में, तो वर्षा ऋतु एवं जायद में, खरीफ एवं जायद दोनों प्रकार की ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। ठीक, खरीफ एवं जायद दोनों प्रकार की ऋतुओं में इसकी खेती जो होती है वो आसानी से की जा सकती है। ठीक, ये हो गया करेले या बीटर गार्ड के लिए क्लाइमेट या जलवायु। क्लाइमेट में चूंकि करेला जो होता है गर्म एवं नम जलवायु की फसल है तथा किसी भी प्रकार की जलवायु में हम इसकी खेती कर सकते हैं। विशेषकर पाले से इसकी फसल को नुकसान होता है, इसीलिए हम इसकी खेती शीत ऋतु में या ठंडी के समय में नहीं करते हैं। खरीफ एवं जायद दोनों ऋतुओं में हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट के बाद सॉयल या भूमि की। ठीक, करेले में आपने देखा होगा एक कड़वाहट आती है करेले की सब्जी में, जब आप खाएं या करेले को अच्छा खाएं तो उसमें एक प्रकार से कड़वाहट आती है। क्यों आती है? तो एक नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बिटरनेस इन बिटर गार्ड या करेले में कड़वाहट क्यों होती है। तो अगर आप जानना चाहें तो इस समय लिख लें कि बिटरनेस इन बिटर गार्ड, ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट है, बिटरनेस इन बिटर गार्ड बिटरनेस इन बिटर गार्ड करेले में कड़वाहट क्यों होती है? तो वो होती है मेमोरसिडिन के कारण। ठीक, मेमोरसिडिन तत्व होता है जो मेमोरसिडिन, इसके कारण से करेले में क्या होती है? कड़वाहट होती है, जो करेला हमको खाने में कड़वा लगता है। ठीक, तो करेले में या बिटर गार्ड में कड़वाहट क्यों होती है? मेमोरसिडिन के कारण। ठीक, ध्यान देंगे, एक नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अक्सर जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या सिलेबस में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के बाद सॉइल या भूमि की। अगला है क्लाइमेट के बाद अगला है सॉइल या हिंदी में भूमि। करेले की खेती प्रायः किस प्रकार की भूमि में हम कर सकते हैं?
तो करेले की खेती प्रायः जो होती है वो लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। विशेषकर बलुई दोमट मृदा या सैंडी लोम सॉइल जो होती है वो इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए, या लगभग उदासीन मृदा करेले की खेती के लिए सूटेबल मानी जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की मृदा में भी हम करेले की खेती आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच 6 से 7 के मध्य हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ऐसी मृदाओं में हम करेले की खेती आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो सवाल में लिखेंगे बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा। ठीक, बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। ठीक, करेले खेती बलुई दोमट मृदा में आसानी से की जा सकती है, या बलुई दोमट मृदा में करेले की हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है तथा उसका पीएच लगभग 6 से 7 के मध्य में होना चाहिए। ठीक, सॉइल के बाद हम बात करेंगे सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 जुताई हम मिट्टी पलाठ हल से कर देंगे, उसके बाद 3 से 4 जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर देने के बाद प्रत्येक जुताई के बाद हम पाटा लगाकर खेत को समतल कर देते हैं। इस प्रकार से तैयार किए गए खेत में हम करेले की बुआई करते हैं। ठीक, तो सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी में क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम 2 जुताई मिट्टी पलाठ हल से कर देने के बाद 3 से 4 जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर देते हैं तथा प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को ढेले रहित एवं समतल कर देते हैं। ठीक, ये हो गया सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी। सॉइल प्रिपरेशन के बाद अगला आएगा इम्प्रूव्ड वैरायटीज। अगला क्या है? इम्प्रूव्ड वैरायटीज। इम्प्रूव्ड वैरायटीज या हिंदी में उन्नतशील प्रजातियां। ठीक, अगला है इम्प्रूव्ड वैरायटीज या उन्नतशील प्रजातियां। करेले की खेती के लिए कौन कौन सी प्रजातियां अच्छी होती हैं या अच्छी मानी जाती है, जिनकी हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है? बहुत सारी प्रजातियां हैं करेले की, या बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कुछ प्रमुख प्रजातियां जो ज़्यादातर जिनकी खेती की जाती है या जिनकी हम ग्रोइंग अच्छे से करते हैं, जो हमें अच्छी प्रोडक्शन देते हैं, अच्छी उपज देते हैं, उनकी बात हम करें तो करेले की प्रमुख प्रजातियाँ निम्न हैं। जैसे अगर बात करें उन्नतशील प्रजातियों में, तो करेले की प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? ध्यान देंगे कौन कौन सी हैं प्रमुख प्रजातियों में? प्रिया। ठीक, करेले की प्रजाति कौन सी है? पहली प्रिया। अगला कल्याणपुर, कल्याणपुर 12मासी। ठीक, फर्स्ट है प्रिया, सेकंड कल्याणपुर 12मासी। अगली पूसा विशेष। अगली क्या है? पूसा विशेष। ठीक, फर्स्ट है प्रिया, कल्याणपुर 12मासी, पूसा विशेष, फिर है कामा पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष कामा पूसा 2 मौसमी, कामा फैजाबादी 12मासी। ठीक, ये प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं और अच्छी उपज भी देती है हमें। तो अगली हो गई फैजाबादी 12मासी, फिर पूसा शंकर 1। अगली क्या है? पूसा शंकर 1, कामा कोयम्बटूर लॉन्ग, कोयम्बटूर लॉन्ग, कामा अर्का हरित। ठीक, अगली क्या है? कोयम्बटूर लॉन्ग के बाद अर्का हरित, कामा CO1, कामा सोलन हरा, CO1, कामा सोलन हरा, कामा सोलन सफ़ेद, सोलन हरा, सोलन सफ़ेद, बटन, बटन जौनपुरी, बटन जौनपुरी आदि, बटन जौनपुरी आदि। ठीक, ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं जो कि करेले के लिए जिनकी खेती की जाती है और जिनकी उपज भी हमें
अच्छी प्राप्त होती है। तो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ में आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रिया, कल्याणपुर बारहमासी, पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, फैजाबादी बारहमासी, पूसा शंकर वन, फिर कोयम्बटूर लांग, अर्का हरित, कोयम्बटूर वन, सोलन हरा, सोलन सफ़ेद, बटन, जौनपुरी एक्सेट्रा इत्यादि ये प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि करेले के लिए प्रयोग की जाती हैं। जिसमें से जो पूसा विशेष है इसकी, ये जो वैरायटी है पूसा विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है इसकी पूसा विशेष और प्रिया। ये जो प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको आप लिखने के समय ही टिक कर लेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी कंपटीशन के लिए भी, या कंपटीशन की दृष्टि से भी अक्सर ये पूछी जाती हैं। ठीक, तो ये हो गई करेले की प्रमुख प्रजातियां या इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ के बाद अब हम बात करेंगे करेले के सीड रेट या बीज दर के बारे में। ठीक, अगला है सीड रेट या हिंदी में बीज दर कहते हैं। ठीक, करेले के लिए कितने सीड की आवश्यकता होती है या कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो सीड रेट के बारे में अगर हम बात करें तो चूंकि करेले की खेती 2 ऋतुओं में की जाती है, एक तो खरीफ में और दूसरा जायद में। अगर हम करेले की खेती खरीफ ऋतु में कर रहे हैं या वर्षा ऋतु में कर रहे हैं तो सीड कितना लगेगा, या ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं या जायद में कर रहे हैं तो करेले का सीड कितना लगेगा। तो अगर हम बात करें खरीफ में या वर्षा ऋतु में, अगर हम करेले की खेती वर्षा ऋतु में कर रहे हैं तो सीड हमारा लगता है वर्षा ऋतु में 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर अगर वर्षा ऋतु के बाद हम गर्मी में कर रहे हैं या ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु में खेती अगर कर रहे हैं करेले की तो हमारा सीड लगता है 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, ये सीड हमारा लगता है किसके लिए, करेले की या बीटर गार्ड की खेती के लिए इतना सीड आवश्यक होता है। सीड रेट में हम क्या लिखेंगे, वर्षा ऋतु या रेनी सीजन 4 to 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन में 6 से 7 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करेले का लगता है। ठीक, सीड रेट के बाद अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ सोविंग या बुआई के समय की। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सोविंग की। अगला है, ठीक, अगला सीड रेट के बाद अगला क्या है, टाइम ऑफ सोविंग। टाइम ऑफ सोविंग या हिंदी में बुआई का समय। ठीक, टाइम ऑफ सोविंग या बुआई का समय। बीटर गार्ड या करेले की खेती हम कब करते हैं या किस ऋतु में हम करेले की बुआई करते हैं। ठीक, तो बुआई का समय अगर हम करेले की ग्रीष्म ऋतु में खेती कर रहे हैं या समर सीजन में कर रहे हैं, मीन्स गर्मियों में अगर हम खेती कर रहे हैं तो समर में। ठीक, समर सीजन में अगर खेती कर रहे हैं या ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं तो करेले की बुआई करेंगे हम नवंबर दिसंबर में। ठीक, अगर ग्रीष्म ऋतु में हम करेले की खेती कर रहे हैं तो करेले की बुआई हम करते हैं नवंबर दिसंबर में। अगर वर्षा ऋतु में कर रहे हैं या रेनी सीजन में कर रहे हैं तो रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में अगर हम करेले की खेती कर रहे हैं तो बुआई हम कब करेंगे, जून जुलाई में, जून जुलाई। ठीक, अगर वर्षा ऋतु में हम करेले की खेती कर रहे हैं तो बीटर गार्ड की सोविंग हम कब करेंगे, जून जुलाई में। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई करना है तो हिल्स एरियाज में, ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई हम कब करते हैं, मार्च अप्रैल। पहाड़ी क्षेत्रों में करेले की बुआई हम मार्च अप्रैल में करते हैं। ठीक, ये हो गया टाइम ऑफ सोविंग या बुआई का समय। टाइम ऑफ सोविंग या बुआई के समय के बाद अब हम बात करते हैं सोविंग मेथड की। सोविंग मेथड या बुआई की विधियां। तो सोविंग मेथड की अगर हम बात करें, करेले की बुआई किस विधि से की जाती है या किन विधि से की जाती है, क्योंकि करेले की बुआई हमेशा लाइनों में की जाती है। करेले की बुआई किसमें की जाती है, लाइनों में। अच्छी प्रकार से तैयार किए गए खेत में हम उचित आकार की क्यारियां बना लेते हैं एवं उसमें नालियां बना लेते हैं। तो चाहे हम नालियों में करेले की सोविंग कर सकते हैं या उचित आकार की क्यारियों में हम उचित आकार की लाइनें बना लेते हैं और उन्हीं लाइनों में उचित दूरी पर हम करेले की बुआई कर देते हैं। तो इसके लिए प्लांटेशन डिस्टेंस क्या होगी, प्लांटेशन डिस्टेंस की अगर बात करें तो प्लांट
स्पेसिंग करेले की बुआई के लिए, अगर हम करेले की बुआई कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर करेंगे, तो प्लांट स्पेसिंग में अगर समर में कर रहे हैं तो गर्मियों में, समर अगर गर्मियों में हम करेले की बुआई कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर करेंगे, 200 गुणे 50 सेंटीमीटर। ठीक, अगर गर्मी में हम करेले की बुआई कर रहे हैं तो 200 गुणे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, लाइन से लाइन की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक, अगर वर्षा ऋतु में कर रहे हैं तो रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में अगर करेले की सोइंग कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर करेंगे, 250 गुणे 60 सेंटीमीटर। ठीक, अगर वर्षा ऋतु की हम खेती कर रहे हैं या वर्षा ऋतु में करेले की बुआई कर रहे हैं तो 250 गुणे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हम करेले की सोइंग करेंगे। लाइन से लाइन की दूरी हमारी 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो होगी वो 60 सेंटीमीटर के लिए हम रखते हैं। ठीक, इतनी दूरी पर या इतनी प्लांट स्पेसिंग पर हम करेले की खेती करते हैं। ठीक, तो सोइंग मेथड, ट्रांसप्लांटिंग, प्लांट स्पेसिंग के बाद अब हम बात करेंगे करेले में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स या खाद एवं उर्वरक की। करेले की खेती में कितनी मात्रा में खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, सोइंग मेथड के बाद अगला मैन्योर एंड फर्टिलाइजर या खाद एवं उर्वरक। करेले में कितनी मात्रा में खाद देने की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में हमें उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो खाद एवं उर्वरक में कंपोस्ट, सबसे पहले हम कंपोस्ट या गोबर की खाद कितनी प्रयोग करेंगे, कंपोस्ट प्रयोग करेंगे 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, कंपोस्ट या गोबर की खाद कितनी प्रयोग करेंगे, 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, नाइट्रोजन कितनी मात्रा प्रयोग करेंगे, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस प्रयोग करेंगे 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास प्रयोग करेंगे 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, इतनी मात्रा में हम खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ठीक, खाद एवं उर्वरक में कंपोस्ट 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर, गोबर की खाद कितनी 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम करेले की खेती के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, खाद एवं उर्वरक के बाद अगला क्या आएगा, खाद एवं उर्वरक के बाद हम बात करेंगे सिंचाई। करेले में सिंचाई कितने दिनों में करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो अगला आएगा इरिगेशन या सिंचाई। अगला क्या है, इरिगेशन या सिंचाई। तो अगर करेले में हम सिंचाई की बात करें तो या इरिगेशन की बात करें तो करेले की खेती चूंकि हम 2 ऋतुओं में करते हैं, एक तो ग्रीष्म ऋतु में, दूसरा वर्षा ऋतु में। अगर हमने करेले की खेती ग्रीष्म ऋतु में की है या करेले की सोइंग ग्रीष्म ऋतु में की है तो चूंकि गर्मियों में बारिश नहीं होती है और गर्मियों में हमें जल्दी ही पानी देने की आवश्यकता होती है, चूंकि करेले खेत में नमी का होना आवश्यक होता है, विशेषता खेत में नमी बनी रहे। तो इस हिसाब से अगर हमने करेले की खेती ग्रीष्म ऋतु में की है या ग्रीष्म ऋतु में करेले की सोइंग की हुई है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्रीष्म ऋतु में 5 से 6 दिन के अंतर पर हम करेले में सिंचाई करते रहते हैं। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में 5 से 6 दिन के अंतर पर। तथा वर्षा ऋतु में अगर हमने सोइंग की है किसकी, बिटर गार्ड या करेले की, तो चूंकि वर्षा ऋतु में लगातार बारिश होती रहती है, हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मान लीजिए 1 महीने या इनके साथ 15-20 दिन 10 दिन बारिश नहीं हो रही है तो वर्षा ना होने की स्थिति में हम 1 से 2 सिंचाई जब बारिश नहीं होती उस कंडीशन में कर देते हैं। ठीक, तो इरिगेशन में ग्रीष्म ऋतु में समर सीजन, अगर हमने ग्रीष्म ऋतु में सोइंग की है तो 5 से 6 दिन के अंतर पर। ठीक, अगर हमने ग्रीष्म ऋतु में करेले की बुआई की है तो सिंचाई कब करेंगे, 5 से 6 दिन के अंतर पर। अगर रेनी सीजन में की है या वर्षा ऋतु में की है तो रेनी सीजन में कब करेंगे सिंचाई, वर्षा ना होने की स्थिति में। ठीक, वर्षा ना होने की स्थिति में 1 से 2 सिंचाई कर देते हैं। ठीक, रेनी सीजन में या वर्षा ऋतु में अगर हमने करेले की खेती या करेले की सोइंग की है तो ग्रीष्म ऋतु में की है तो 5 से 6 दिन के अंतर पर हम सिंचाई करेंगे। अगर वर्षा ऋतु में करेले की बुआई की है तो
वर्षा न होने की स्थिति में या 1 या 2 सिंचाइयाँ कर देते हैं। ठीक, इरिगेशन या सिंचाई के बाद अब हम बात करेंगे वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण की। ठीक, इरिगेशन या सिंचाई के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण की। ठीक, अगला है वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। ठीक, खरपतवार नियंत्रण। ठीक, करेले की खेती में अगर हम करेले की खेती कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम उनका जो खरपतवार होते हैं या जो वीड्स होते हैं उनकी हम किस प्रकार से देखभाल करेंगे या उनका नियंत्रण हम किस प्रकार से करेंगे। तो वीड कंट्रोल के लिए अगर करेले की खेती कर रहे हैं तो करेले की खेती में कम से कम 3 से 4 निराई गुड़ाई करके हम खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं। मोस्टली अगर हमने ग्रीष्म ऋतु में की है तो 1 से 2 निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। अगर हमने ग्रीष्म ऋतु में सोइंग की है करेले की तो 2 निराई गुड़ाई में ही खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वर्षा ऋतु में की है तो चूंकि वर्षा होने के कारण ज़्यादा खरपतवार खेत में उगते हैं, उस कंडीशन में हमको 3 से 4 निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक दवा आती है जिसका नाम है एलाक्लोर। ठीक, दवा का नाम है एलाक्लोर, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, इसके अलावा अगर केमिकल के द्वारा या दवा के द्वारा हम कंट्रोल करना चाहें वीड कंट्रोल का तो एलाक्लोर 2 किलोग्राम या 2 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिला करके बुआई से पहले ही हम खेत में छिड़काव कर देते हैं, जिससे हमारे खेत में खरपतवार नहीं होते हैं। ठीक, तो खरपतवार नियंत्रण में ग्रीष्म ऋतु में कम से कम 2 से 3 निराई गुड़ाई करके या 1 से 2 निराई गुड़ाई करके हम खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं। वर्षा ऋतु में 3 से 4 निराई गुड़ाई करके हम खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा एलाक्लोर 2 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी मिला करके बुआई से पहले खेत में छिड़काव कर देने से खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं। ठीक, ये हो गया वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने क्लासिफिकेशन, सॉइल, क्लाइमेट, टाइम ऑफ सोविंग, सीड रेट, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, इरिगेशन, वीड कंट्रोल आदि चीज़ों के बारे में पढ़ा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे मेरे अगले की वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको प्लांट प्रोटेक्शन इन बीटर गार्ड, करेले में किस प्रकार से रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, कीट कौन से लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करते हैं आदि चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू सो मच।